उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में श्रोताओं आज प्रस्तुत है फिल्म कैमरामैन अनिल धांडा से नीरजा माथुर की बातचीत का पहला भाग। प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। सभी श्रोताओं को नीरजा माथुर का नमस्कार। इस दिलचस्प कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान हैं सुप्रसिद्ध कैमरामैन श्री अनिल धांडा जी। अपने 48 साल के फिल्म कैरियर में लगभग 60 फिल्मों और बहुत से टीवी सीरियल्स, विज्ञापनों और शॉर्ट फिल्म्स को खूबसूरती से पेश करने में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अनिल जी फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के स्नातक हैं, जो आज फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अनिल जी, विविध भारती स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। तो आइए इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अनिल जी, आपको फोटोग्राफी का शौक कब से हुआ? मैं था करीब 7 साल का। मेरे फादर श्री निरंजन प्रकाश जी गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना में पेंटिंग और फोटोग्राफी के प्रोफेसर थे। ओके। उनसे मेरे को शौक शुरू हुआ जी। 7 साल की उम्र थी तभी कैमरा जब मैंने पकड़ना शुरू किया। अरे वाह। और तब तो डार्क रूम में भी जाते थे। धीरे धीरे शौक प्रोफेशन में तब्दील हो गया। ओके। तो पिताजी के अलावा परिवार में कोई और सदस्य जो कला के क्षेत्र से जुड़ा हो? जी हाँ, मेरे मदर शी वाज टीचर इन फाइन आर्ट्स। ओके। एंड माय सिस्टर शी वाज लेक्चरर इन फाइन आर्ट्स एंड एमए इन वोकल म्यूजिक और कथक डांस पंजाब यूथ फेस्टिवल को रिप्रेजेंट करती थी वो। अरे वाह, मतलब पूरा का पूरा परिवार। पूरा परिवार ही हमारा ऐसा था। अच्छा, आप ये बताइए कि आप कैमरामैन कैसे बने? मैंने 2 फिल्में की एज असिस्टेंट धर्मेंद्र जी के साथ। एक थी लोफर और दूसरी थी बंदे हाथ, जिसमें अमिताभ थे। उसके बाद मेरी मुलाकात हुई फेमस म्यूजिक डायरेक्टर सरदार मलिक से। अच्छा जी। तो उन्होंने मेरे को बताया कि वो फिल्म प्रोड्यूस करना चाहते हैं और कैमरामैन मुझे लेना चाहते हैं। अच्छा, लेकिन वो तो म्यूजिक डायरेक्टर थे। म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो प्रोड्यूस करना चाहते थे फिल्म। अच्छा जी। तो उनसे मुलाकात हुई, उनके थ्रू मेरी मुलाकात हुई। उनके ब्रदर इन लॉ थे लिरिक्स राइटर हसरत जयपुरी जी और राइटर थे के नारायण जी। तो इस तरह हमारा ग्रुप बना। पिक्चर शुरू की उन्होंने और मेरे को चांस दिया एज ए कैमरामैन। उस फिल्म का नाम क्या था अनिल जी? मानो या ना मानो जी। उसमें जितेंद्र थे, नीतू सिंह थी और प्रेमनाथ जी थे, बिंदु अच्छा। थी, रंजीत थे। जी। ये जी। स्टार कास्ट थी। और एक इंसिडेंट बताऊं उस पिक्चर का? जरूर। बहुत इंटरेस्टिंग है। बताइए जी। पहला गाने की रिकॉर्डिंग के लिए आशा जी आई, आशा भोसले जी। जी। तो रिहर्सल हो गई। रिहर्सल के बाद आशा जी ने पूछा आर्टिस्ट कौन है। हमने मतलब कहा फिल्म के आर्टिस्ट? नहीं, किसके ऊपर गाना पिक्चराइज किया जाएगा। अच्छा जी। तो हमने कहा नीतू सिंह। बोले ये कौन है? अच्छा। हमने कहा जी वो पिक्चर आई थी एक जिसमें चाइल्ड आर्टिस्ट थी 2 कलियां, वो नीतू सिंह। तो बोले मैं उसको नहीं जानती और जब तक मैं आर्टिस्ट को जानूं नहीं, पहचानूं नहीं, मैं गाना नहीं गाती। अच्छा। तो आप आज रिकॉर्डिंग कैंसिल कर दीजिए, पहले मेरे को मिलवाइए या तो उनसे या दिखाइए मेरे को स्क्रीन पे शूटिंग उनकी, तब रिकॉर्डिंग करेंगे। तो मलिक साहब बोले कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है मैं कैंसिल अफोर्ड कर सकूं। तो बोले कैंसिलेशन के पैसे मैं दूंगी। और तब जो उन्होंने अमाउंट लिया, कैंसिलेशन अमाउंट उसका 5 गुना था। अच्छा। आशा जी ने पेमेंट की। उन्होंने नीतू सिंह का प्रिंट देखा जी। नेक्स्ट डे गाना गाया। ये थी डेडिकेशन उस टाइम आर्टिस्टों की। 2 शब्द सरदार मलिक जी के लिए बोल दूं? हाँ जरूर जरूर। बहुत एहसान है उनका मेरे ऊपर। फेमस म्यूजिक डायरेक्टर तो थे वो जी। बाद में उनके बेटे अन्नू मलिक और डब्बू मलिक म्यूजिक डायरेक्टर बने। जी हाँ, दोनों अच्छे संगीतकार हैं। हाँ, अब उनके पोते हैं 2, अरमान मलिक और अमाल मलिक। हाँ जी। वो भी म्यूजिक फील्ड में हैं।
तो मतलब ये इनका समझ लीजिए पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर पर थर्ड जनरेशन अभी चालू जी, है जी, उनकी हाँ, तीसरी इस पीढ़ी हो फील्ड गई, में, तो जी। बहुत अच्छा लगता है। मिलते भी हैं तो उतने ही प्यार से मिलते हैं। तो उनका कोई सदाबहार गीत जो आपको पसंद हो? जी हाँ, बचपन में सुना था जी। जब मैं स्कूल में था। ओ सारंगा तेरी याद में जी, नैन हुए बेचैन, बहुत बहुत खूबसूरत गीत मुकेश है। जी ने गाया था। जी, तो आइए उस सदाबहार गीत को हम सब सुने एक बार और। सारंगा तेरी याद में, सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन हो, मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रैन। ओ सारंगा तेरी याद में। वो अम्बुआ का झूलना, वो पीपल की छाँव, घूंघट में जब चांद था मेहंदी लगी थी पाँव। आज उजड़ के रह गया, आज उजड़ के रह गया वो सपनों का गाँव। ओ सारंगा तेरी याद में। संग तुम्हारे दो घड़ी बीत गए जो पल, जल भर के मेरे नैन में आज हुए ओझल। सुख लेके दुख दे गई, सुख लेके दुख दे गई दो आँखियाँ चंचल। ओ सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन हो, मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं हैं। ओ सारंगा तेरी याद में। अनिल जी, आपके गानों का टेस्ट क्या है? यानी किस तरह के गीत आपको पसंद है? पुराने गाने अच्छा, जिसमें लिरिकल वैल्यू, तो शब्दों गीतों की वैल्यू हो, दिल में उतरने वाले शब्द हो, जी धुन अच्छी हो जी और बगावत हो और धर्मनिरपेक्ष हो जी और देशभक्ति के हो। ऐसा का मेरा टेस्ट है जी। म्यूजिक के बारे में। कुछ मिसाल के तौर पर? मिसाल के तौर पे बचपन में तो जितने गाने सुने जी ऐसे ही होते थे। एकदम छोटे थे हम जब ये गाना सुना करते थे, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। जी जी, कितना अच्छा गाना था। आज तक वो गाना हाँ, मतलब बहुत ही इतने शब्द आज भी याद आते हैं तो मजा आता है। जी। तो साहिर साहब के गाने मेरे को बहुत अच्छे लगते थे। साहिर साहब भी लुधियानवी उनका उपनाम समझ लिए, तो वो भी तो आपके ही शहर से हुए। हाँ, तो साहिर साहब का एक वाकया बताता हूँ। जी जब पहली बार साहिर साहब से मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा साहिर साहब आपने सबसे बड़ा झूठ क्या बोला लाइफ में? झूठ? गुस्से में आ गए, बोले साहिर कभी झूठ नहीं बोलता है। अच्छा। मैंने कहा जी बोला है आपने। बोला कौन सा? हाँ। मैं बोला चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों।
अच्छा, वो जो बोले सुप्रसिद्ध जिससे गीत है। इंसान की मित्रता हो और जिससे प्यार हो, जी उसके साथ अजनबी नहीं बन सकता। हाँ, ये तो काफी बोले अच्छा हाँ, आपने। ये तो झूठ हो गया मेरे से, ये गलती हो गई मेरे से। तो हाँ, उनकी उस गलती वाले गीत को हम सब एक बार फिर सुनते हैं। बहुत ही प्यारा गीत जी है। हाँ, तो आइए सुनते हैं एक बार फिर से उस सदाबहार गीत को। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से। न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पर आए हैं। मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की, मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की। तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार। अनिल जी, फिल्म इंडस्ट्री की और कौन कौन सी हस्तियां हैं जो वहां से हैं? जो मुझे मालूम है जी वो तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन शायद और भी हो। जी
धर्मेंद्र जी के साथ तो बहुत काम किया मैंने। अच्छा, वो भी लुधियाना वो से ही हैं? लुधियाना से हैं। जी। जयदेव जी, प्रसिद्ध वो भी प्रसिद्ध संगीतकार, जी। ओमपुरी जी, अच्छा। हाँ, ये सब लुधियाना से थे। धर्मेंद्र जी के साथ इतना काम किया, जी। एक आध वाक्य उनका नहीं बताएं मजा नहीं आएगा। मजा नहीं जी, आता। बताइए जरूर। तो पहले तो मैंने जब धर्मेंद्र जी को बताया कि आपकी पिक्चर आई हकीकत, तो मैं 9th स्टैंडर्ड में था। अच्छा। बोले अरे तो इतना छोटा मेरे सामने बैठ के बात करता है। मैंने कहा जी अब तो साथ में काम करते हैं ना। जी। बोले हाँ हाँ वो तो है। उस टाइम पे आप कौन सी फिल्म में काम कर रहे थे उनके साथ? ये बोलना मुश्किल है क्योंकि धर्म जी के साथ मैंने 10-11 बहुत पिक्चरें सारी की फिल्में। हैं। जी, जी। और ये बात उनके घर पे हुई थी तो ये अच्छा। याद नहीं है मेरे को। जी। एक वाक्य है, हमारी पिक्चर रिलीज होने वाली थी हुकूमत। अच्छा, ये अनिल शर्मा जी। अनिल शर्मा जी की। जी। तो धर्मेंद्र जी के साथ मेकअप रूम में बैठे थे कि ट्रेलर शूट करना है एक, आप जी। ये बोलिए कि मेरी अपनी पिक्चर है। बोले ढांडा एक बात बताऊं। मैंने कहा बताइए। बोले अभी अभी मेरी पिक्चर चली है गुलामी। अच्छा। मैंने कहा हाँ जी। बोले यार अगर किसी की गुलामी के बाद हुकूमत हो जाए तो कितना अच्छा लगता है। सही बात है, कहाँ से कहाँ बात पकड़ी उन्होंने। और हुआ वही, हुकूमत गुलामी से भी बड़ी हिट हुई। अरे वाह। मैंने कहा धर्म जी अब कैसा फील होता है? बोले अब लगता है मैं राजा हूँ। बहुत बढ़िया बात है। अनिल जी, आपने जयदेव जी का जिक्र किया, कोई ऐसा गीत अगर आपको ध्यान में आ रहा हो जहाँ पे वो संगीतकार हों और साहिर लुधियानवी जी उसमें गीतकार रहे हों? दोनों ने बहुत काम किया है वो तो है। इकट्ठे, लेकिन जयदेव जी की पहली पिक्चर जी। हम दोनों, अच्छा, उनकी पहली फिल्म पहली थी वो? पिक्चर थी वो। क्या गाने थे उस फिल्म के। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि धर्मनिरपेक्षता बहुत बहुत क्लोज है मेरे। जी। उस पिक्चर में एक भजन था, अल्लाह तेरो नाम, अरे वाह। ईश्वर तेरो नाम, सबको क्या सन्मति दे भगवान। वो तो आज भी एक बस। जिसे कहना चाहिए मील का पत्थर वन ऑफ है वो। माय फेवरेट भजन्स। अरे वाह, तो आइए हम वही भजन सुनते हैं। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सन्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो मांगो सिंदूर ना छूटे, मांगो सिंदूर ना छूटे, मां बहनों की याद ना टूटे, मां बहनों की याद ना टूटे, देव बिना दाता, देव बिना भटके ना प्राण, सबको सन्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो नाम। ओ सारे जग के रखवाले, ओ सारे जग के रखवाले, निर्बल को बल देने वाले, निर्बल को बल देने वाले,
ढांडा साहब, आपने किन किन निर्माताओं और निर्देशकों के साथ काम किया है? उसकी सूची तो काफी लंबी बहुत होगी, लंबी लेकिन सूची है, बहुत लंबी सूची है। कुछ एक के नाम हाँ। बताइए। B.R. चोपड़ा, जी उनके सुपुत्र रवि चोपड़ा, जी प्रमोद चक्रवर्ती जी, जी। नडियाडवाला ग्रुप, अच्छा फिर अनिल शर्मा, जी, विमल कुमार, अच्छी खासी अच्छी फहरिस्त ऐसे, है। और मेरा ख्याल है 15-20 नाम तो और होंगे। अच्छा, सबसे लेकिन- ज्यादा काम आपने इनमें से किन के साथ किया है? अनिल शर्मा और विमल कुमार। अच्छा अनिल शर्मा बर्निंग ट्रेन में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। जी जब उन्होंने मेरे को बुलाया बर्निंग ट्रेन की रिलीज के बाद जी कि डांडा साहब पिक्चर शुरू करनी है, आप आके मेरे फादर को मिलिए। जी। मैं उनके फादर को मिला। उनके पिताजी भी फिल्मों से ही ताल्लुक रखते थे? बिल्कुल नहीं, अच्छा बिल्कुल नहीं। तब उन्होंने मेरे को स्टोरी सुनाई श्रद्धांजलि की। अच्छा जी। राखी जी और राखी दीपक जी, पराशर। सुरेश ओबराय, दीपक पराशर, जी, जी। वो पिक्चर की वो स्टोरी सुनी, मेरे को स्टोरी बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा यार ये तो मजा आएगा। और वो उस कहानी का एक मैं आपको बीच में रोक के बता रही हूँ, उस टाइम पे, उस समय पे जब ये फिल्म प्रदर्शित हुई थी, तो ये कहा गया था उसमें जितने भी तकनीकी लोग हैं वो सब नौजवान लोग हैं, ये सुनने में आया था। शायद ज्यादा उम्र का मैं था एक। मैं करीब 31 साल का था उस टाइम, नहीं तो वो- और हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट उनकी एज ज्यादा थी, बाकी सब यंग थे। नहीं, बहुत अच्छी फिल्म बनी थी वो। हाँ हाँ। उनके विमल कुमार मेरे साथ फिल्म इंस्टीट्यूट से थे, मेरे अच्छा। क्लास फेलो हैं। जी। वो डायरेक्शन में थे, मैं फोटोग्राफी में था। अच्छा तो उन्होंने मेरे को बुलाया कि ढांडा पिक्चर शुरू कर रहा हूँ, जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा उसका भी सब्जेक्ट सुना, बहुत अच्छा लगा। तो एज ए प्रोड्यूसर उनकी पहली पिक्चर आ चुकी थी, कौन सी? अगर तुम ना होते और घर संसार अच्छा और दरिया दिल। अच्छा निर्देशन वो फर्स्ट टाइम कर रहे थे। तो इस फिल्म के म्यूजिक में एक बहुत ही बढ़िया बात थी, कौन सी बात? बाप और बेटे की। नितिन मुकेश ने गाना गाया था, जी। और नील मुकेश एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट गोविंदा का बचपन किया था। उन्होंने अच्छा, फर्स्ट नील टाइम नितिन कैमरा मुकेश। पेश किया था, अरे वाह। और बहुत ही प्यारा, बहुत ही भावात्मक गीत था। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। ओ, तो आइए हम इस सदाबहार गीत को सुनते हैं। यस। जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। सबसे बड़ी पूजा है मात पिता की सेवा, हो सबसे बड़ी पूजा है मात पिता की सेवा, किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, हाथ से अपने खो मत देना मौका ये खिदमत का, जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा,
सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीरथ जाए, हो चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीरथ जाए, मात पिता के तन में सारे देव समाए, इनका दिल खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जाए, भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, 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 जैसी करनी वैसी भरनी। अनिल जी, किसी और कलाकार के साथ कोई मनोरंजक वाकया हुआ हो तो हम सुनना चाहेंगे और श्रोताओं को भी सुनाना चाहेंगे। मेरे विचार में सबके साथ हुआ है, सभी कलाकारों के साथ जी। लेकिन कुछ एक बातें याद रह जाती है। वो तो है। हम स्विट्जरलैंड में शूटिंग कर रहे थे। कौन सी फिल्म की? बारूद, प्रमोद चक्रवर्ती जी की। जी। रवीना टंडन और अक्षय कुमार। बहुत ही प्यारी लोकेशन है, स्विट्जरलैंड और इटली के बॉर्डर पे ग्रिम्जल पास। हम वहां शूटिंग कर रहे थे। गोल गोल पत्थर, उनके ऊपर काई जमी हुई और पैर स्लिप करता था। अरे। शूटिंग करते करते बारिश शुरू हो गई। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि कैमरा बाहर कैसा निकाला जाए। वही बारिश में? बारिश में थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। अक्षय कुमार मेरे पास आया, बोला क्या परेशानी है राणा साहब? मैंने कहा यार कैमरा कैसे बाहर निकालें? बोला अक्षय है ना। उसने कैमरा कंधे पे उठाया और भाग के पत्थरों के ऊपर जो गया, मतलब वो काई वाले पत्थरों के ऊपर से तो वो बात मैं कभी भूल नहीं सकता कि हमारा कैमरा बचाया उन्होंने। अरे वाह। तो उस फिल्म का एक गीत हो जाए। बहुत प्यारा गाना था, एक लड़का एक लड़की। अच्छा, यही गाना आपने उस वक्त फिल्मांकन किया था? इस ये गाने गाना का नहीं था, वो रोमांटिक सॉन्ग था, ये स्टेज सॉन्ग था। अच्छा। एक लड़का एक लड़की। इसका सेट फिल्म सिटी में लगा था, बहुत बड़ा सेट था जी। मजेदार गाना है। चलिए आइए सुनते हैं वो गीत। एक लड़की एक लड़का, आंख मिली दिल धड़का, घर में सभी है राजी, होगी हमारी शादी। देखा तुझे चाहा मैंने तब से, मांगा तुझे मैंने मेरे रब से। एक लड़की एक लड़का, आँख मिली दिल धड़का, घर में सभी है राजी, होगी हमारी शादी। देखा तुझे चाहा मैंने तब से, मांगा तुझे मैंने मेरे रब से।
मेरी नजर तड़पे, तेरे लिए जिया मेरा धड़के। जाने जा, होगी ना दूरी जरा तेरे मेरे दरमिया। जाने तमन्ना अपने सच हो गए हैं सपने, जाने तमन्ना अपने सच हो गए हैं सपने। मेरे पिया तू है मेरा गहना, तेरे बिना कहीं नहीं रहना। एक लड़की एक लड़का, आंख मिली दिल धड़का। ये तो हुई नायकों की बातें। आपने जिन जिन नायिकाओं के साथ काम किया है, उनमें से किसी के साथ कोई यादगार वाकया अगर आपको याद हो तो? 2 सुना दूं? जरूर। पहला वाकया, मैं सिर्फ 2 हीरोइंस का फैन रहा हूँ, जी। 2 अभिनेत्रियों का, एक बॉलीवुड से, एक हॉलीवुड से। हॉलीवुड से एलिजाबेथ टेलर, अरे वाह। उनसे मुलाकात का मौका मिला। इंग्लैंड में कहीं जा रहा था मैं, तो मैंने नेम प्लेट देखी एलिजाबेथ टेलर। मैं ड्राइवर को बोला गाड़ी रोको। वो बोला जी किसी को मिलती नहीं है। मैंने कहा आपको गाड़ी रोकने में तकलीफ? बोल नहीं। मैं गेट पे गया, अपना कार्ड दिया, 5 मिनट के अंदर मैसेज आया कि आप आ जाइए। अरे वाह। तो जैसे कोई ख्वाब सच हो गया होता है, ऐसा हुआ। अंदर गए, मिले उनसे, कॉफी पिया और आ गए। कमाल है, वो तो एक बहुत ही यादगार आपके लिए। और फिर मैं जब नया नया बॉम्बे आया था, तो हमारे इंस्टीट्यूट के बहुत लड़के थे एक पिक्चर में जिसका टाइटल था मेरे अपने। तो मैंने डैनी को बोला यार मैं बहुत बड़ा फैन हूँ मीना कुमारी जी का। आपने उस फिल्म में आपने भी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अच्छा, नहीं, जी। सिर्फ मिलने गया था जी। तो डैनी बोला आ जाओ मैं मिलवाता हूँ। तब मैं मीना जी से मिला। मीना कुमारी जी से मैं बोला मीना जी बस एक हसरत है, एक तमन्ना है मेरी। बोली क्या? आपके साथ एक पिक्चर करूं। तो आपकी वो हसरत बोले पूरी हुई आगे चल के? नहीं। ओ, उन्होंने भी यही बोला कि बेटे बहुत देर हो गई है। अच्छा, बीमार चल रही थी क्या वो? बोले अब मेरे पास टाइम नहीं है। उसके बाद मैं एक शूटिंग करने हैदराबाद गया, वापस आ रहा था, पूना पहुंचा तो न्यूज मिले कि शी इज नो मोर। अरे बहुत बहुत दुख हुआ। अच्छी अदाकारा थी वो तो वाह। उस वक्त तो। और मेरे ख्याल से उसी दिन या उसी टाइम पे पाकीज़ा रिलीज हुई थी जिस दिन उनके निधन हुआ जिस दिन था। निधन हुआ है। जी, यस। जी, जी। और एक और पुराने आर्टिस्ट हैं नूतन जी। उनके साथ किया आपने काम? हाँ। कौन सी फिल्म में? प्यारी भाभी। तो एक सीन था हमारा कि नूतन जी के गोद में बच्चा है और वो सीढ़ी से गिरती हैं। तो उन्होंने देखा कि उनके जैसी साड़ी पहने हुए एक लेडी बैठी है। जी। तो बोले अनिल ये कौन है? मैंने कहा जो सीढ़ी से गिरने का शॉट है ना ये देगी। अच्छा, मतलब उनकी डुप्लीकेट? हाँ। बोले मैं क्यों नहीं? मैं बोले सीढ़ी से गिरना है, चोट लग सकती है और बच्चा जी। गोद में है। बोले बच्चे को बचाओ ना। अरे मेरे हाथ में डॉल दे दो, हाँ, गुड़िया दे दो, गिरूंगी मैं, इसको अच्छा। वापस भेज दो। और उन्होंने वो शॉट दिया। अरे वाह। मतलब उस जमाने में जैसे लगता था ना कि बहुत चरित्र में घुस जाते थे अभिनेता और और अभिनेत्रियां। वो बोली भी कि मैं एथलीट हूँ, मैं साइकिल चलाती अच्छा। हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो ये नहीं कर सकती। तो वो शॉट उन्होंने ही दिया। हाँ। फिर आ जाते हैं नई पीढ़ी, हमारे टाइम की। जी। आपके टाइम की? जी, इस टाइम की। किमी काटकर, रवीना टंडन, श्रीदेवी, जयप्रदा, अच्छा, शिल्पा नोटिस शेट्टी,
जी। इन सब के साथ काम किया, करिश्मा के साथ काम किया। अरे वाह। बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारे लोग। शिल्पा जी की एक प्रॉब्लम बहुत थी, क्या मतलब कोई समस्या थी उनके जरूरत साथ? से ज्यादा लंबी थी, और उनके साथ हीरो थे हमारे गोविंदा, थोड़ी सी हाइट कम थी उनसे, तो उनकी हाइट एडजस्ट करते करते आधा टाइम भी वेस्ट होता था हमारा। लेकिन हो जाता था एडजस्ट। गाना उनका सुनाया जाए? हाँ जरूर, क्यों नहीं। गोविंदा और शिल्पा शेट्टी, कौन सी फिल्म से? छोटे सरकार। हाँ जरूर, तो एक आइए नया सुनिए। आसमान। इस पिक्चर का एक और इंसिडेंट बता दूं? हाँ जरूर बताइए, कोई वाक्य, हम तो सुनने को बैठे हैं, आप इतने मनोरंजक वाक्य बता रहे हैं। शायद पहली बार था, ऊटी में शूटिंग कर रहे थे। गोविंदा बोलता है, ढांडा साहब गाना इतना अच्छा है, हम्म। इसका रिजल्ट उससे बेटर चाहिए। हाँ हाँ। मैंने कहा उसके लिए तेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा तेरे को सनराइज से पहले आना है। इस गाने के लिए वो सुबह 5:30 बजे सेट पे आता था मेकअप करके। अरे वाह। और रिजल्ट भी था फिर। अच्छा, ये गाना चलिए। सुनाइए पब्लिक को हाँ please। वही गाना सुनते हैं। एक नया आसमां, आ गए दो दिल जहां। एक नया आसमां, आ गए दो दिल जहां। अब हवा भी नहीं तेरे मेरे दरमियां। ये जिंदगी आई कहाँ, आई कहाँ। ये जिंदगी आई कहाँ, आई कहाँ। एक नया आसमां, आ गई दो दिल जहां। एक नया आसमां, आ गई दो दिल जहां। अब हवा भी नहीं तेरे मेरे दरमियां। ये जिंदगी मैं वही तुम वही, फिर भी सब कुछ नया। एक अजब ढंग से दिल धड़कने लगा। सांसों की आग से दिल पिघल जाएगा। यूं ना देखो मुझे, दिल निकल जाएगा। इस कदर बढ़ गई आज नजदीकियां। इस कदर बढ़ गई आज नजदीकियां। अब हवा भी नहीं तेरे मेरे दरमियां। ये जिंदगी आई कहाँ, ये जिंदगी आई कहाँ। जिंदगी
दो मुझको तुम होश में, कोई पहरा नहीं अपने जज्बात पर, हसरतों की जुबान बोलती है नजर, होठों की नरमियाँ कह रही है हमें होठों की नरमियाँ। अब हवा भी नहीं तेरे मेरे दरमियाँ, ये जिंदगी आई कहाँ, ये जिंदगी आई कहाँ, एक नया आसमां आ गए दो दिल जहां, एक नया आसमां आ गए दो दिन जहां, अब हवा भी नहीं तेरे मेरे दरमियां। ये जिंदगी आई कहाँ, आई कहाँ, ये जिंदगी आई कहाँ, आई कहाँ। अनिल जी, आपने फिल्मों के अलावा टीवी धारावाहिक भी काफ़ी किए हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। किन किन के साथ आपने काम किया है और कौन से धारावाहिक, कोई दो चार के नाम बताइए। सत्ती शोरी जी का युग किया मैंने, धारावाहिक नादिरा बब्बर जी के साथ तितलियां किया, तरुण माथुर जी के साथ किया मैंने बहुत काम। भीमसेन जी डायरेक्टर थे, जिनकी पिक्चर भी आई थी घुरोंदा, जी हाँ, जी हाँ। हाँ उनके साथ भी किया हमने। जी। उनके साथ एक डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छी की मैंने, जो दरबार साहब गोल्डन टेम्पल के ऊपर थी। हमने 11 दिन शूटिंग गोल्डन टेम्पल के अंदर की, अच्छा। और ऐसा कोई कोना नहीं है जहां हमने शूटिंग नहीं की उस अरे वाह। डॉक्यूमेंट्री की। क्या उसका नाम था टाइटल उसका? था अमृत सरोवर। अच्छा, for दूरदर्शन। दूरदर्शन पे, हाँ, हाँ। जी हाँ, काफ़ी चला था बहुत वो। बहुत इतने बढ़िया डायरेक्टर, सुलझे हुए इंसान और एक कंप्लीट कलाकार, मुकम्मल कलाकार थे वो। पेंटिंग भी करते थे, संगीत का भी शौक था, डायरेक्शन भी था, अरे, राइटिंग बहुमुखी भी थी। प्रतिभा उनकी। बहुत मजा आया उनके साथ भी काम अरे वाह। करके। ढांडा साहब, आपने हमें अपने करियर के बारे में, परिवार के बारे में, साथियों के बारे में और आपके द्वारा कैमरामैन के तौर पर किए गए कुछ टीवी धारावाहिकों के बारे में बहुत कुछ बताया। हमें ये बताइए कि टीवी धारावाहिक और फिल्म की टेकिंग्स में क्या अंतर है? फिल्म की टेकिंग ग्रेंचर पे ज्यादा डिपेंड करती है, लॉन्ग शॉट्स ज्यादा होते हैं, मतलब भव्यता। भव्यता होती है क्योंकि स्क्रीन बड़ी होती है, जी। देखने का पर्दा बड़ा है। टेलीविजन ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 फुट की होती है, तो ज्यादा कंसंट्रेशन कलाकारों पे होता है, लोकेशन पे कम। मतलब जैसे कहते हैं क्लोजअप। क्लोजअप मीडिया है टीवी, जी। और आउटडोर कम होता है बिकॉज साउंड का भी रिस्ट्रिक्शन रहता है उसके में। एंड मेरा अपना विचार है, हो सकता गलत हूँ, कंटेंट सीरियल में बेटर होता है मेरे हिसाब से। अच्छा। और एक तो जैसे आजकल का डेली शो, तो काम भी लगातार कलाकारों को करते रहना पड़ता है, दिन रात शूटिंग्स चलती रहती हैं, तो जैसा कि आम जनता को या दर्शकों को ऐसा लगता है कि फिल्म का जो काम है वो आराम आराम से होता है, मतलब क्योंकि ज़्यादा समय मिलता है फिल्म को पूरा करने में, बिल्कुल ठीक। टीवी धारावाहिकों की तुलना में। मैं ये बताऊं, जब हम युग की शूटिंग करते थे तो हमारे डायरेक्टर थे किरण, तो उनकी धर्मपत्नी कभी कभी सेट पे आती थी, जी। तो मैं बोलता भाभी जी कैसे आए? बोले पति को मिलने आई हूँ। बोले शूटिंग खत्म होती है तो एडिटिंग में घुस जाते हैं, एडिटिंग खत्म होती है तो शूटिंग में घुस जाते हैं, घर तो आते नहीं 6-6 दिन। तो मैं इनको मिलने आई हूँ। इस बारे में मुझे एक वाकया ध्यान आया।
किसी निर्देशक जी ने बताया था कि उनसे पूछा किसी ने कि ये टीवी धारावाहिकों के ही निर्देशक हैं कि आपकी बिटिया भी कितनी बड़ी हो गई है। कहते मैं नापूं तो मैंने तो उसको लेटे लेटे ही देखा, क्योंकि जब मैं सुबह निकलता हूँ वो सो रही बिल्कुल होती है, ठीक वो बात चली है। जाती है स्कूल, रात को आता हूँ तो वो सोई। तो मैंने उसे खड़े हुए तो बहुत कम देखा, लेटे लेटे कितनी लंबाई है मैंने अभी नापी नहीं है। मैं करीब 2 साल तक किया जी योग, तो हमारी अपनी ये हालत थी कि घर सिर्फ जाते थे, सो जाते थे, जैसे ही नहा आंख धो के खुली फिर- नहाए और निकले, यही था हमारा रूटीन। डेली सोप बहुत बहुत टाइम बहुत ज्यादा सभी के लिए। यस यस, मतलब पर्दे के सामने जो है और पर्दे के पीछे जो है सभी का, दोनों के लिए, सभी के लिए बहुत। दोनों के लिए जी कलाकारों को तो फिर थोड़ा आराम मिल जाता है कि दूसरे कलाकार का हाँ, भी काम हो, बट जी। जो टेक्निकल क्रू है वो तो उनको लगातार बिल्कुल लगे time नहीं। रहता है। और डायरेक्टर स्पेशली उसने राइटिंग को भी सुपरवाइज करना है, जी, एडिटिंग भी हर देखनी हर है। यस, उसको विधा उसको को तो उसको बिल्कुल देखना time है नहीं। जी। और आजकल तो ये वेब सीरीज का भी दौर शुरू हुआ है, तो इसमें और टीवी धारावाहिकों की शूटिंग में या उसमें कुछ अंतर है? मतलब एज ए कैमरामैन आप आगे बताएं। नहीं, मेरा ख्याल है कि वेब सीरीज बहुत ही अच्छी चीज है, जो शायद सिनेमा का फ्यूचर है जी। मेरे हिसाब से। अभी तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी यस, वेब बहुत सीरीज बहुत बहुत कर रही हैं। दैट इज द फ्यूचर ऑफ सिनेमा। तो मतलब सिनेमा का भविष्य क्या इससे खतरे में पड़ने की कुछ उम्मीद है? नहीं, देखिए, सिंगल स्क्रीन से हम मल्टीप्लेक्स पे आ गए, सिनेमा का भविष्य तो खराब नहीं हुआ। हाँ ये भी है। इसी तरह वेब सीरीज में भी भविष्य बहुत अच्छा है, काम ज्यादा लोगों को मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा हुनर आगे आएंगे। यस, ग्रेंजर इसमें भी है, टेक्निक इसमें भी है, सब कुछ है। मतलब भव्यता और तकनीकी रूप से ये भी मतलब काफी बढ़ बुलंद गया है। होता जा रहा है। जी। यस, अच्छा अनिल जी, ये बताइए कि पुराने कलाकारों में से आपने किन किन के साथ काम किया? उस जमाने की, उस दौर की प्रसिद्ध तिकड़ी दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद, अभिनय की दुनिया के 3 स्तंभ, क्या इनके साथ काम करने का सुअवसर मिला आपको कभी? जी हाँ। अरे वाह। फिल्म तो नहीं की इनके साथ, इनमें से किसी के साथ भी नहीं की? नहीं, फिल्म नहीं की। जी लेकिन राज कपूर साहब की एक एल्बम रिलीज हुई थी, रिफ्लेक्शंस ऑफ राज कपूर्स हिट्स बाय वेन शिपले, उसका कवर मैंने डिजाइन किया था। तो एक रात हमने पूरी काम किया राज साहब के साथ। अरे वाह। और दिलीप साहब तो मुगल आजम की कलरिंग का काम मैंने करवाया था। ये जो दोबारा जो ये अभी मतलब कलर में हुई जो है, रिलीज हाँ हुई हाँ थी, हाँ हाँ, उसका अच्छा। तो टेक्निकल कोऑर्डिनेटर मैं था। मुगले आजम में कोई डिजिटल एक्सपेरिमेंट शायद पहली बार किया गया था हमारे भारतीय सिनेमा में, तो इसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल ठीक। कलर करने के लिए हम नेगेटिव फिल्म को डिजिटल में कन्वर्ट करते थे। डिजिटल में कन्वर्ट करने के बाद पूरा जो चित्र था वो हिलता था। पुरानी फिल्म थी ना, हाँ, हाँ, हाँ। नेगेटिव पुराना जी, था। हाँ, हाँ। फिर उसको स्टेबलाइज करते थे, अच्छा, मतलब उसको स्थिर करते थे। स्थिर करते थे। जी। स्थिर करने के बाद फिर उसका कलरिंग का प्रोसेस शुरू करते थे। मतलब एक एक फ्रेम को आप रंगीन बनाते थे? फ्रेम को तो नहीं बनाते थे, शॉट्स को बनाते थे। अच्छा, लेकिन एक एक शॉट को 2-2 3-3 दिन लगते थे हमें। एक एक शॉट को? यस, मतलब एक एक चीज आपको देखनी पड़ती होगी ना, कल मतलब रंगीन करने में। 40 वर्कर थे हमारे, तो भी हमें एक सीन को 2-2 3-3 दिन लग जाते थे अरे वाह। आराम से। ओ, और जब कलर कंप्लीट हो जाता था फिर उसको वापस नेगेटिव में कन्वर्ट करते थे। मतलब एक शॉट कंप्लीट हुआ तो उसको फिर नेगेटिव में करते नहीं। थे? नहीं, जब पूरी फिल्म पूरी हो गई। पिक्चर होने के अच्छा। बाद फिर उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करते थे। उसमें कितना समय लगता था पूरा? हमें लगे करीब 2.5 साल। 2.5 साल? 2.5 साल। उस जमाने में जब बनी थी तो Yes. काफी समय लगा था, तो वो इसके तो बहुत ज्यादा टाइम लगा था। जी, मतलब ये समझ लीजिए उसका एक छोटा रूप हो गया। लेकिन क्या फिल्म बनी है, मतलब मेरे ख्याल से एक एक चीज, जैसे उनका कपड़ा समझ लीजिए या जो कुछ भी पहना है, अगर वो सामने मुड़ती है या मुड़ता है तो कपड़े का रंग तो आपको साइड में तो काला और सफेद दिखाई दिया होगा, तो नीरजा जी- उसको भी कलर। नीरजा जी, कपड़ा मुश्किल नहीं होता, मुश्किल होते जेवरात। अच्छा, बारीकी का कलर काम बीड्स होता है। होते हैं, वो जब हिलते हैं ना, हाँ हाँ। इस फ्रेम में यहाँ है, इस फ्रेम में यहाँ है, इस फ्रेम में यहाँ आ गया, वो बहुत मुश्किल ओहो, होता तो है। एक एक फ्रेम को देख के और उसका उसमें तो जेवरात बहुत बहुत पहने बहुत गए थे। थे। और दिलीप साहब तो आके बैठ जाते थे हमारे साथ, अच्छा। बार बार, अनिल एक बात बताऊं, अनिल एक बात बताऊं। मैंने कहा हाँ,
ये तुम लोगों ने वही कलर किया जो ओरिजिनल पहना था हमने। अच्छा, उनको ध्यान था। हाँ, अरे मैंने वाह। कहा अच्छा। और एक कमाल की बात, वॉर सीक्वेंस, अकबर और सलीम के बीच में अच्छा, जो युद्ध। युद्ध। हाँ हाँ हाँ। तो डिसाइड करना था कि सलीम का जो फ्लैग होगा, जो झंडा होगा हाँ। आर्मी का, उसका कलर क्या होगा। और हिंदुस्तान में जितने हिस्टोरियंस हैं हमने सबके साथ डिस्कस किया। हाँ। सबने बोला जी कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसका कहीं वृतांत कोई नहीं कोई मिला जिक्र कि नहीं है, कोई जिक्र नहीं इतिहास है, में कहीं भी नहीं मिला? कहीं जिक्र नहीं है। अरे, तो जो हमारे कलर डिसाइड करती थी लेडी थी, आर्ट डायरेक्टर दिल्ली से, तो बोले राणा साहब फिर अपन दोनों बैठ के डिसाइड करते हैं। मैंने कहा एक काम करते हैं। बोले हरा रख लें। मैंने कहा नहीं, अकबर तो बहुत ही धर्मनिरपेक्ष थे, हाँ हाँ तो हरे से शायद गड़बड़ हो जाए, केसरी से शायद गड़बड़ हो जाए, हाँ, हाँ। ये दो कलर छोड़ते। अच्छा, तो बोले फिर अमन का कलर रखें अकबर के लिए, नीला। नीला। मैंने कहा नीला रखेंगे तो आसमान में मिक्स हो जाएगा, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। बोले फिर क्या करें? मैंने कहा फिर पीला करते हैं अपन। अच्छा, फिर पीला कलर किया हमने। तो मतलब तो इस तरह से भी हम कलर डिसाइड करते थे। तो मतलब आपने सलीम और अकबर के झंडों का रंग आप लोगों ने डिसाइड मतलब किया, decide क्योंकि किया। ओरिजिनल हिस्ट्री में नहीं है, अच्छा इतिहास में इसका कोई रेफरेंस नहीं है अच्छा। कि उनके आर्मी के जो फ्लैग थे वो उनका कौन कलर से क्या रंग? था। और फिर एक और बहुत लोगों ने मजाक किया था मेरे साथ जी। कि हर चीज तो कलर कर दी, हाथियों को क्यों नहीं कलर किया? मैंने कहा हाथी? हाथी तो होता ही ग्रे है, उसको कलर क्या करें हम? पता चलो उसमें और हाँ, 6 महीने लग गए एक हाँ। हाथी को रंगीन बनाने में। तो इसका रेफरेंस आया है इतना मुगले आजम का, जी, तो एक मुगले आजम का गाना होना चाहिए ना। जरूर। तो आइए सुनते हैं, श्रोताओं को भी सुनाते हैं वो गीत। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना। मौत वही जो दुनिया देखे, मौत वही जो दुनिया देखे, घुट घुट कर यूं मरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। उनकी तमन्ना दिल में रहेगी, शम्मा इसी महफिल में रहेगी। उनकी तमन्ना दिल में रहेगी, शम्मा इसी महफिल में रहेगी। इश्क में जीना, इश्क में मरना, इश्क में जीना, इश्क में मरना। और हमें अब करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। छुप न सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नजारा। छुप न सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नजारा। पर्दा नहीं जब कोई खुदा से,
आपने इतनी सारी बातें बताई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिल्म कैमरामैन अनिल धांडा से नीरजा माथुर की बातचीत का पहला भाग आप सुन रहे थे। तकनीकी सहायक वंदना ठाकुर, प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। अब इजाजत दीजिए। उजाले उनकी यादों के।